नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564050996060975238455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपीटीपीएससी पीटी के सामान्य अध्ययन सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले जो है 6 वीडियो आ चुकी है और इसका जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप लोग पहले की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीटीपीएससी पीटी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। लोग निम्नलिखित में से कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन किसने किया था? विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या तिलक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। और बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो इनका जो जन्म है वह लंदन में हुआ था और इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग की जो स्थापना है वह की थी। और इनसे संबंधित एक प्रश्न बार बार पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपके एनी बेसेंट बनी थी वर्ष 1917 में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग पेलाग्रा जो रोग है यह किसकी कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, B3 या B12? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इनका हम लोग रासायनिक नाम जान लेते हैं। B3 का जो रासायनिक नाम होता है वह नियासिन होता है। नियासिन B3 का रासायनिक नाम होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन होता है। और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग संविधान में पहला जो संशोधन है वह कब किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1955? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था और इसी के माध्यम से 9वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान में वह जोड़ी गई थी और यह भूमि सुधार संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार संबंधित है। हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कुल है 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में। आते हैं अगला प्रश्न। लोग यहाँ आपको पहचानना है कौन सी जोड़ी जो है सही सुमिलित नहीं है। बद्रीनाथ अलकनंदा, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल या नासिक नर्मदा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है, नासिक जो है वह नर्मदा नदी किनारे नहीं है बल्कि यह गोदावरी नदी किनारे है। गोदावरी नदी किनारे नासिक स्थित है। बाकी ये तीनों सुमिलित हैं। अलकनंदा नदी किनारे बद्रीनाथ है, मूसी नदी किनारे हैदराबाद है और चंबल नदी किनारे कोटा स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं शामिल थीं? 2, 3, 4 या 1? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। टोटल जो है कुल 15 महिलाएं शामिल थे। इनमें एक मुस्लिम महिला शामिल थे। इनका नाम कई परीक्षाओं में पूछा है और इनका जो नाम है वो बेगम रजिया रसूल है। बेगम रजिया रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी। इनके साथ हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित सहित जो है कुल जो है 15 महिलाएं शामिल थीं। आते हैं अगला प्रश्न। लोग सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश ने शुरू की है? भूटान, जापान, चीन या बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भूटान। सकल घरेलू प्रसन्नता जो सूचकांक है, जो अवधारणा है, यह भूटान ने शुरू की है और यह जो अवधारणा है यह 1972 में शुरू की गई है भूटान के द्वारा। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। थिम्पू भूटान की राजधानी है और भूटान में एक विशेषता और है कि यहाँ के लगभग 70% जो एरिया है वह वनों से आच्छादित है और यहाँ पर बौद्ध धर्म का बाहुल्य है। बौद्ध धर्म का बाहुल्य है भूटान में। और पिछली बार परीक्षा में यूपीटीपीएससी पीटी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा था कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? तो आपके भूटान को ही कहा जाता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न। लोग आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1985 या 1988? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। और इसका जो उद्देश्य है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक और उसे बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी।
और यह जो है RBI की देखरेख में काम करता है। आयात निर्यात बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में स्थित है काली टाइगर रिजर्व। वर्तमान में भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं और 13वां जो टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला है वो आपका छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है कर्नाटक में स्थित हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा किसके तोपची थे? जहांगीर के, हुमायूं के, अकबर के या बाबर के? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बाबर के तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तोपची का मतलब जो है तोप चलाने वाले। इनमें प्रमुख रूप से उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे और यह बाबर के लिए काम करते थे। आते हैं अगला प्रश्न लो। जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लिखकर बादशाह जहांगीर के दरबार में कब उपस्थित हुआ? 1615, 1611, 1608 या 1610? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर हॉकिंस को भारत भेजता है। उस समय अकबर जो है मुगल बादशाह हुआ करता था, परंतु 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और बादशाह जहांगीर बन जाता है और 1608 में यह जो है पत्र लेकर हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। हॉकिंस एक प्रश्न बार बार पूछता है कि यह किस पानी वाले जहाज से भारत आया था? तो उसके जो जहाज का नाम था वह हेक्टर था। हेक्टर पानी वाले जहाज से हॉकिंस भारत आया था। आते हैं अगला प्रश्न लो। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने सिंह अंकित हैं? 4, 6, 3 या 2? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुल 4 सिंह अंकित हैं अशोक के सारनाथ स्तंभ पर। सिंह के अतिरिक्त इसमें घोड़ा, हाथी और बैल जो है शामिल हैं अशोक के सारनाथ स्तंभ पर। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से बना सकता है कि कौन सा जानवर जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर अंकित नहीं है, इनमें से को हटा किसी दूसरे जानवर को दे सकता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, शेर है, घोड़ा है, हाथी है और बैल जो है अंकित है सारनाथ स्तंभ पर। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नामक जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? शशांक, हर्षवर्धन, उदयन या बाणभट्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नामक जो पुस्तक है लिखी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ या मांडा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है घोड़े के अस्थिपंजर और यह जो है गुजरात में स्थित है। बात करते हैं धौलावीरा की, तो यह भी गुजरात में स्थित है और यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है, मांडा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विश्व साक्षरता दिवस। यह 2 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। बाकी सभी सुमिलित हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और विश्व साक्षरता दिवस यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी, देहरादून, चेन्नई या भावनगर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वह स्थित है और यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, झेलम, रावी या ब्यास? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की है। और जो चिनाब नदी है यह चंद्र और भागा धारा से मिलकर बनी होती है। और सिंधु नदी जैसा कि आप लोग जानते हैं यह भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 5, 4, 3 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है कृष्णा नदी। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जो जल है वह प्रवाहित करती है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ आप लोग जान लीजिए, जैसे पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा। ये सभी जो नदियाँ हैं यह कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कभी कभी प्रश्न जो है पंचगंगा और दूधगंगा को देखकर पूछता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग कन्फ्यूजन होता है कि ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि यह कृष्णा की सहायक नदी हैं, पंचगंगा और दूधगंगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा था? कतरनी चावल, दार्जिलिंग टी, ब्लैक राइस या बैक्सोल चावल? तो इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन बी दार्जिलिंग टी भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद था और इसे वर्ष 2004 में दिया गया था। जीआई टैग जिस उत्पाद को दिया जाता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, और यह पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है, दार्जिलिंग टी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 20, 24, 15 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 15 डिजिट होते हैं जीएसटी पंजीकरण संख्या में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, केरल, मध्य प्रदेश या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। जैसा कि आप लोग पेपरों में अक्सर देखते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहता है सबरीमाला मंदिर, और यह केरल में स्थित है। और यहाँ पर भगवान अयप्पन की पूजा की जाती है केरल में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 भारत और किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या इजराइल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। भारत और इजराइल ने एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 को आयोजित किया था और ये इसका जो आयोजन है यह भारत के दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें हवा से पानी बनाने वाली मशीन का भी प्रदर्शन किया गया था। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है वह जेरूसलम है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इंडोनेशिया की राजधानी है वह जकार्ता है और इसकी जो नई राजधानी चुनी गई है वह नुसंतारा है। नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिलेरी क्लिंटन, कमला हैरिस, मिशेल ओबामा या मेलानिया ट्रंप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक लिखी है और यह बराक ओबामा की पत्नी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। देश का पहला शहर कौन सा बना है जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित किया है? पुणे, हैदराबाद, लखनऊ या औरंगाबाद? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद। औरंगाबाद देश का पहला शहर बना है जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित किया है और यह महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 30 जून 2022 को बोंग बोंग मार्कोस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम या इंडोनेशिया? तो इसका जो सही आंसर है यह फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं बोंग बोंग मार्कोस। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मई 2022 में चक्रवाती तूफान आगाथा किस देश को प्रभावित किया है? मैक्सिको, फिलीपींस, जापान या कनाडा? तो इसका जो सही आंसर है इससे जो है मैक्सिको प्रभावित हुआ है चक्रवाती तूफान आगाथा से। इसका ए ऑप्शन है वो सही है। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या चीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली जो 90वीं बैठक होगी वह भारत में आयोजित की जाएगी। बात करते हैं इंटरपोल की जो स्थापना है वह वर्ष 1923 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसे विश्व की पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे बनाया गया है? हिमांशु पाठक, त्रिलोचन महापात्रा, श्रीकांत त्रिपाठी या राकेश सिंह? तो इसका जो सही आंसर है हिमांशु पाठक बने हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य स्वीकृत किया है? 300, 305, 325 या 340? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 305 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना उत्पादक किसानों के लिए मूल्य निर्धारित किया है चीनी सीजन 2022-23 के लिए और इसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पिछले रेट की अपेक्षा। आते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? 5, 7, 9 या 13? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं फॉर्च्यून की टॉप 500 की लिस्ट में। इनमें इंडियन ऑयल, ONGC, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, राजेश एक्सपोर्ट, SBI, BPCL, LIC, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो टोटल 9 कंपनियां शामिल हैं फॉर्च्यून टॉप 500 की लिस्ट में। इसमें जो है प्रथम स्थान पर जो कंपनी है वह अमेरिका की वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट फॉर्च्यून के टॉप 500 के लिस्ट में प्रथम रैंक पर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीट तुलिका मान ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? टेबल टेनिस, जूडो, बैडमिंटन या भारोत्तोलन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जूडो में तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीता है जिनमें 22 गोल्ड था,
16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। और भारत की रैंक जो है कॉमनवेल्थ गेम में चौथी रही है ओवरऑल। आइए हम लोग करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 भारत और इजराइल द्वारा आयोजित किया जाएगा। द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। देश का पहला शहर औरंगाबाद बना है, जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित किया है। 30 जून 2022 को बोंग बोंग मार्कोस ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। मई 2022 में चक्रवाती तूफान अगाथा ने मैक्सिको को प्रभावित किया है। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य स्वीकृत किया है। प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया है। इसमें 8 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीट तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।